नमस्कार मित्रों। हम लोअर पीसीएस मेंस की क्लासें पढ़ रहे हैं। उसके अंदर जो सामान्य अध्ययन का आपका पेपर है उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा आंतरिक सुरक्षा। आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे, बात करेंगे और उसकी चुनौतियों के बारे में बात करेंगे और उसके लिए क्या सुझाव हो सकते हैं आपके आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए, उसके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए आइए बात करते हैं आंतरिक सुरक्षा के बारे में। आंतरिक सुरक्षा। देखिए, मैं पहले भी बताते आया हूं कि आपके दो तरह के प्रश्न हो सकते हैं। जो प्रश्न की प्रकृति है दो तरह की होगी। एक आपका जो 100 शब्द सीमा का प्रश्न है वो है, और एक आपका 25 शब्द सीमा जो है वो वाला प्रश्न है। तो जहां पर आपका 25 शब्द सीमा में 25 वर्ड्स में जो आपका क्वेश्चन आएगा उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, आप इसका अर्थ लिखेंगे और इसमें कौन कौन से शब्द आपके निहित हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, बस। ठीक। तो हम बात करते हैं, जब भी आंतरिक सुरक्षा की बात होती है तो आंतरिक सुरक्षा का अर्थ है कि एक देश की सीमाओं के अंतर्गत, ठीक है, एक देश की सीमाओं के अंतर्गत, एक देश की सीमाओं के अंतर्गत हम जब सुरक्षा की बात करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, आंतरिक सुरक्षा बोलते हैं। अब इसमें कौन कौन से शब्द आपके अंतर्निहित होते हैं, इसमें आपके शब्द अंतर्निहित होते हैं। एक, देश की अखंडता, ठीक है, यानी कि आप कहेंगे राष्ट्र की अखंडता। दूसरा, एकता। तीसरा, संप्रभुता, ठीक है। चौथा, शांति एवं सह अस्तित्व, शांति एवं सह अस्तित्व। इसके अलावा आपका सांप्रदायिक सौहार्द, सांप्रदायिक सौहार्द, ठीक है। ये शब्द इसके अंतर्गत आते हैं। तो आप कहेंगे कि एक देश की सीमाओं के अंतर्गत जब सुरक्षा की बात आती है तो उसको बोलते हैं आप आंतरिक सुरक्षा। और उसके अंतर्गत आपका, या उसके अंदर आपकी राष्ट्र की, देखिए ये राष्ट्र की बात हो रही है, राष्ट्र की अखंडता, एकता, संप्रभुता, शांति एवं सह अस्तित्व और सांप्रदायिक सौहार्द की जो शब्द हैं वो अंतर्निहित हैं किसमें, आंतरिक सुरक्षा में। अब बात आती है जो ये आपकी आंतरिक सुरक्षा है, ये आंतरिक सुरक्षा एक राष्ट्रीय विषय है। भारत एक संघात्मक व्यवस्था है। भारत कैसी व्यवस्था है, एक संघात्मक व्यवस्था है। देखिए, संघात्मक व्यवस्था उस व्यवस्था को कहते हैं जहां पर राज्य और केंद्र मिलकर कार्य करते हैं। केंद्र एवं राज्य दोनों क्या करेंगे, मिलकर कार्य करेंगे। कौन, राज्य और केंद्र। अब होता क्या है, हमने कहा जो आंतरिक सुरक्षा विषय है वो क्या है, केंद्रीय विषय है, केंद्र सरकार का विषय है, ठीक है, जो केंद्रीय विषय है। और जो कानून व्यवस्था है वो राज्य का विषय है। देखिए, दोनों विषय जो हैं अलग अलग हैं। पहला विषय जो है वो क्या है, जो आंतरिक सुरक्षा का है वो केंद्र सरकार का विषय है, यानी कि हम संघीय व्यवस्था लेते हैं। देखिए, जो संघात्मक व्यवस्था होती है, संघात्मक व्यवस्था के अंतर्गत, संघात्मक व्यवस्था के अंतर्गत आपका क्या होता है, केंद्र और राज्य मिलकर कार्य करते हैं। एक नंबर दो, वहां पर शक्तियों का स्पष्ट विभाजन होता है। संघात्मक व्यवस्था के अंतर्गत स्पष्ट विभाजन के लिए आपका जो शक्तियों का विभाजन है उसके लिए वहां पर एक क्या होता है, संविधान होता है। संविधान में लिखा जाता है कि कौन से विषय आपके संघ के पास रहेंगे और कौन से विषय राज्य सरकार के पास रहेंगे। तो हम बात करेंगे तो इसमें जो केंद्र के पास रहते हैं उसको हम क्या कहते हैं, संघ सूची, और जो राज्य के पास विषय रहते हैं उनको हम क्या कहते हैं, राज्य सूची। संघ सूची और जो आपके राज्य के पास रहते हैं उनको बोलेंगे राज्य सूची, ठीक है।
संघ सूची और राज्य सूची के विषय। अब इसमें जिसमें क्या कर सकते हैं, दोनों केंद्र और राज्य कानून बना सकते हैं, उसको बोलते हैं हम समवर्ती सूची। जहां पर आपका राज्य और केंद्र दोनों मिलकर क्या करेंगे, कानून बना सकते हैं, उसको बोलते हैं हम समवर्ती सूची। ठीक। अब देखिए, जो आपका केंद्र है वो संघ सूची के विषय पर कानून तो बना सकते हैं, इसके अलावा वो राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपका जो आपके राज्य सूची के विषय हैं उसके लिए राज्यसभा में प्रस्ताव पास करना पड़ेगा, जिसके बाद केंद्र जो है राज्य सूची के विषयों पर भी क्या बना सकता है, कानून बना सकता है। और जो समवर्ती सूची है आपकी, वो समवर्ती सूची है, उसमें तो कानून क्या है, केंद्र भी बना सकता है, राज्य भी बना सकता है, लेकिन अगर वहां पर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, अगर कोई विवाद की स्थिति होती है, तो वहां पर क्या होगा, आपका जो केंद्र का कानून है वो बड़ा माना जाएगा। ठीक है, यह आपको समझ लेना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं तो आंतरिक सुरक्षा का जो विषय है वो केंद्र सरकार का विषय है, यानी कि वो संघ सूची का विषय है। क्यों? क्योंकि जो आपका आंतरिक सुरक्षा है, तो हम बात कर रहे हैं राष्ट्र की अखंडता। जहां पर भी राष्ट्र की बात आती है, तो हमने कहा कि अगर कोई विषय राज्य सूची में है लेकिन वो क्या है, आपका देश की एकता अखंडता या राष्ट्रीय महत्व का है, हम ये कहें राष्ट्रीय महत्व का है, तो उसमें भी आपकी जो केंद्र सरकार है या आपके संघ है वो क्या बना सकता है, कानूनों का निर्माण कर सकता है। ठीक है, तो हम राष्ट्र की अखंडता, राष्ट्र की एकता, राष्ट्र की संप्रभुता, देखिए अखंडता तो आपको पता है कि भारत क्या है, एक अखंड राज्य है। ठीक है, कोई भी भाग इससे अलग नहीं है, सभी क्या है, एक कानूनों से क्या होते हैं, निर्देशित और नियंत्रित होते हैं। या आप मानेंगे, एकता तो आप समझते हैं। संप्रभुता आप थोड़ा सा मैं बता देता हूं। देखिए, संप्रभु वो होता है कि आप जिस अधिकार, जितना आपका अधिकार क्षेत्र है, अधिकार क्षेत्र क्या है, एक आपका देश की सीमाओं के अंतर्गत है। इसके अलावा आजकल क्या है, ग्लोबल विलेज जिसको हम कहते हैं, विश्व एक समुदाय है, तो वहां पर भी क्या होना चाहिए, आपको निर्णय लेने की आपकी स्वतंत्रता बनी रहनी चाहिए। और आपके देश की सीमाओं के अंतर्गत जब आप स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकते हैं, तो क्या है, संप्रभु। संप्रभु उसको कहा जाता है, संप्रभुता उसको कहा जाता है जो एक सर्वोच्च शक्ति है और वो क्या कर सकती है, उस सीमा क्षेत्र में क्या है, निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। तो उसको बोलेंगे, जो देश की सीमाओं के अंतर्गत होगा तो उसको बोलेंगे हम क्या, आपका आंतरिक संप्रभुता। और जो आपका विश्व जगत में विश्वव्यापी अगर कोई निर्णय आप ले रहे हैं, तो वहां पर आप क्या कर सकते हैं, अपना व्यू दे रहे हैं, अपने विचार दे रहे हैं, वो स्वतंत्र रूप से हो, तो उसको क्या बोलेंगे आप, बाह्य प्रभुसत्ता। तो प्रभुसत्ता क्या है, अपने अधिकार क्षेत्र में वहां पर आपकी निर्णय लेने की, कार्य करने की जो आपकी स्वतंत्रता होती है, वो किसी बाह्य शक्ति द्वारा नियंत्रित नहीं होनी चाहिए, वहां पे आप स्वतंत्र होने चाहिए। उसको बोला जाता है संप्रभुता। शांति एवं सह अस्तित्व वहां पे रहना चाहिए और सांप्रदायिक सौहार्द अगर ये बने रहते हैं, तो इसका मतलब है आपका देश क्या है, आंतरिक रूप से सुरक्षित है। ठीक है, तो जब आपको प्रश्न आएगा लोअर पीसीएस के अंतर्गत, जब आप मेंस लिखने जाएंगे, तो उसमें आप अगर 25 शब्द सीमा आपकी है तो इतना बहुत है। आप इसको क्या लिखेंगे, एक तो इसका अर्थ लिखेंगे और दूसरा इनके अंतर्गत कौन कौन से शब्द आपके समाहित हैं उनके बारे में आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने बताया कि ये क्या है, आंतरिक सुरक्षा केंद्रीय सूची का विषय है। दूसरा, यह विषय जो है गृह मंत्रालय के अंतर्गत आपका आता है, तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है और केंद्रीय सूची का विषय है। तो इसका मतलब जो भी कानून बनाए जाएंगे, ये भी जो भी व्यवस्था की जाएगी, वो कहां से होगी, सेंट्रल लेवल से होगी, आपकी केंद्र सरकार द्वारा होगी। ठीक, तो राज्य में जो आपका राज्य है, राज्य क्या करता है, आपका कानून व्यवस्था बनाता है। ठीक है, लॉ इन ऑर्डर देखने का काम किसका है, राज्य सरकार का। और जो आपका आंतरिक सुरक्षा विषय है वो किसका है, केंद्र सरकार का। कानून व्यवस्था, ठीक है, कानून व्यवस्था किसका विषय है, कानून व्यवस्था, कानून व्यवस्था है आपकी राज्य सरकार की, राज्य सरकार।
देखिए राज्य जो आपकी सरकार है वो क्या करती है, कानून व्यवस्था देखती है। देखिए राज्य सरकार की तरफ से जो कानून व्यवस्था है उसको देखने का काम करती है आपका कौन, पुलिस। पुलिस, ठीक है। जो पुलिस है वो क्या करती है, कानून व्यवस्था को देखने का काम करती है। जब तक कोई जघन्य अपराध ना हो, अर्थात अगर अपराध जो है वहां पर जो लॉ एंड ऑर्डर है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर में आपके एक तो क्या होते हैं जो लोक नियोजन के विषय हैं, लोक नियोजन, ठीक है। क्योंकि वहां पर क्या होता है कि कई सारे जगह पर क्या है आपकी पब्लिक पब्लिक गैदरिंग भी होती है, भीड़ इकट्ठा होती है, उसको नियंत्रित करने का काम भी कौन करती है, पुलिस करती है। इसके अलावा जो आपके अपराधों को रोकने का कार्य है, अपराधों को रोकने का कार्य है वो भी किसके द्वारा किया जाता है, अपराधों रोक को रोकने का कार्य भी पुलिस द्वारा किया जाता है। प्राथमिक रूप से पुलिस ही करती है, लेकिन अगर भयावह है, अगर उसकी जो आपकी कंडीशन है, यानी कि जो अपराध किया गया है वो अपराध और अधिक विकराल रूप में है और भयानक है और भयावह है, तो उसको फिर क्या दिया जाता है, सेंट्रल एजेंसी को दिया जाता है। जैसे आपने एक नाम सुना होगा आरुषि हत्याकांड का, उसमें शुरुआत में जो है सीबीआई उसकी जांच करती है, सॉरी पुलिस उसकी जांच करती है। उसके बाद अगर वो क्या है जो घटना है वो भयावह है तो उसके बाद उसको सेंट्रल एजेंसी को दिया जाता है। कई बार आप देखते होंगे जैसे यूपी में अभी हाल ही में कई सारी घटनाएं हुई, तो शुरुआत में जो है पुलिस ने उसकी जांच की, उसके बाद उसको किसको दे दिया गया, सीबीआई को दे दिया, यानी केंद्रीय एजेंसी को दिया गया, तो वो जांच एजेंसी है, ठीक है। सीबीआई, ईडी, सीबीसी, दो यहाँ आपकी जांच एजेंसियां हैं, तो उस जांच एजेंसियों को दिया जा सकता है। और जिस तरह का विषय है, अगर ईडी है, ईडी की अधिकार क्षेत्र में आता है तो ईडी को दिया जाएगा, सीबीसी में आता है तो सीबीसी को दिया जाएगा, नहीं तो जनरली आपका सीबीआई को दिया जाता है, ठीक है। तो सीबीआई को अगर उस भयावह है वो घटना तो उसके बाद उसको सीबीआई के हवाले कर दिया जाता है, ठीक। तो ये तो हो गया कानून व्यवस्था को कौन देखती है, आपका राज्य सरकार। और आंतरिक सुरक्षा का जो विषय है वो केंद्र सरकार का होगा, क्योंकि भारत में संघात्मक व्यवस्था है। कुछ विषय जो है किसको दिए गए हैं, आपके राज्य सरकार को दिए गए हैं, और जो राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं वो किसको दिए गए हैं, केंद्र सरकार को दिए गए हैं। ये तो हो गया, हमने बात की आपके किसके बारे में, आंतरिक सुरक्षा के बारे में। देखिए जब हम आंतरिक सुरक्षा के बारे में जब 25 शब्द में आएगा तो ये ठीक है, इतना बहुत है आपके लिए, लेकिन जब इसके बाद आपका 100 शब्द सीमा में आपका प्रश्न पूछा जाएगा तो उसके लिए थोड़ा सा इसको बढ़ाना पड़ेगा। आप बात कर सकते हैं इसकी चुनौतियों के बारे में। भारत में जो आंतरिक सुरक्षा विषय है तो उसमें कौन कौन सी चुनौतियां हैं उसके बारे में बात करेंगे। चलिए बात करते हैं आपके इसके चुनौतियों के बारे में, कौन कौन से, या कारण कह सकते हैं, भारत में कौन कौन से आपके कारण हैं जिसके कारण आंतरिक सुरक्षा का विषय आता है। देखिए एक महान दार्शनिक हुए थे कौटिल्य, ठीक। उन्होंने कहा था जो राजा का कार्य है वो क्या है, प्रजा की सेवा करना, यानी कि राजा की जब भलाई होगी वो प्रजा की भलाई में ही है, ठीक। तो उन्होंने ये कहा कि उस समय भी जो देश को खतरा है, जो राष्ट्र उस समय था, तो उसको उन्होंने कहा था कि वहां पर जो खतरा हो सकता है वो किससे हो सकता है, एक तो आपको आंतरिक कारकों से खतरा हो सकता है, किससे, आंतरिक, ठीक। एक हो सकता है आपको बाह्य कारकों से, आंतरिक कारकों से, बाह्य कारकों से। इसके अलावा जो अंदर हैं किसको समर्थन दे रहे हैं, बाहर के लोगों को, इससे आपके राष्ट्र को खतरा हो सकता है, अंदर से समर्थित, ठीक है। समर्थित कौन लोग, बाहर के लोग या संगठन, ये कह सकते हैं आप, इनसे क्या हो सकता है, आपके राष्ट्र को खतरा हो सकता है। और ठीक है, बाहर के लोगों द्वारा अंदर समर्थित लोग, यानी कि ऐसे कह सकते हैं अंदर के लोग जो बाहर से समर्थित हैं, बाहर से समर्थित हैं, ठीक है, बाहर से समर्थित हैं।
ये स्थिति वर्तमान समय में भी है। ठीक है, वर्तमान समय में कैसे है, जैसे आप कह सकते हैं आंतरिक तो हमारे हैं ही, कई सारे मुद्दे हैं, वो तो हमें अभी आप डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से हैं। इसके अलावा क्योंकि जो आपके कौटिल्य थे, चाणक्य थे, उन्होंने उतने समय पूर्व यानी कि ईसा पूर्व उन्होंने बता दिया था कि ये कारण है जिसके कारण देश की एकता, अखंडता, सुरक्षा, शांति, सौहार्द को क्या पहुंच सकता है, नुकसान पहुंच सकता है। यानी कि जो ये आंतरिक सुरक्षा का विषय है उन्होंने भी उठाया था। तो उन्होंने कहा था, तो इसमें आपके जो कारण हो सकते हैं उन्होंने कहा था, किसने, कौटिल्य ने, एक तो आंतरिक, दूसरे बाह्य, एक अंदर से समर्थित बाहर के लोग। कुछ वहां पर भी आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोग देखते होंगे कि कई सारे विदेशी ऐसे आए जिनको क्या किया गया, विशेष तौर पर बुलाया गया। ठीक है, उत्तराखंड में भी आप देखते हैं कि जब गोरखा आए तो वहां पर क्या आए, गोरखा को भी बुलाया गया। जो जोशी लोग थे, जो वो क्या करते थे, आपके उस समय शासन करते थे, तो उन लोगों ने विशेष तौर पर गोरखा लोगों को बुलाया, तभी तो गोरखा आए। ऐसी जो आपके चाहे कोई भी आक्रमणकारी आए, उनको किसी न किसी द्वारा बुलाया गया है। यानी कि वो कौन थे, अंदर से ही क्या है, समर्थन था उनको, और वो लोग कहाँ के थे, बाहर के थे। ऐसे आप दूसरा ये हो सकता है, अंदर के ही लोग हैं लेकिन उनको बाहर से सहायता मिल रही है, इससे भी आपकी आंतरिक सुरक्षा को क्या हो सकता है, खतरा पैदा हो सकता है। तो ये कौटिल्य ने उस समय बताया था। लेकिन हम वर्तमान कारणों की जब पड़ताल करते हैं तो उसमें कई सारे कारण हैं जो हमें दिखाई देते हैं। वो कौन कौन से कारण हैं उसमें देखते हैं। तो उसमें सबसे पहला जो कारण है हमारा, वो है असंतुलित विकास। ठीक है, असंतुलित विकास। देखिए, असंतुलित विकास आप देखते होंगे कई सारे क्षेत्र ऐसे हैं जो क्या हो गए हैं, विकसित हो गए हैं, लेकिन कई सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहां अभी भी विकास की किरण नहीं पहुंची है। तो उसके कारण क्या होता है, उस क्षेत्र विशेष में रोष पनपता है, और वहां से क्या है, ये जो चरमपंथी लोग हैं वो उनको भड़काते हैं, क्योंकि वहां अशिक्षा है, बेरोजगारी है, गरीबी है। तो सारे जो जितने भी आपके ये उग्रवाद को भड़काने के लिए कारक हैं, तो वो वहां पे विद्यमान रहते हैं, क्योंकि क्या है, असंतुलित विकास है। तो उनके मन में बैठाया जाता है कि जो सरकार है आपके क्षेत्र विशेष पर क्या नहीं दे रही है, ध्यान नहीं दे रही है। तो एक ये बहुत बड़ी समस्या है भारत के अंतर्गत, जब क्या होता है, असंतुलित विकास होता है। आप लोगों ने देखा होगा, अभी एक हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी, उसमें कहा गया था भारत का जो है 90% पैसा है, ठीक है, तो प्रॉपर्टी है वो केवल 10% लोगों के हाथ में है। ठीक है, तो 10% लोगों के हाथ में जब क्या है, आपका 90% पैसा है, रुपया है, अगर 10% लोगों के हाथ में है, तो आप देख सकते हैं कितनी बड़ी विषमता है, कितना बड़ा आपका जो असंतुलित विकास है। तो इस विषमता के कारण ये एक प्रमुख कारण है जो क्या है, आपका आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत घातक सिद्ध हुआ है, क्योंकि उन क्षेत्रों का जो क्षेत्र है जहां अविकसित क्षेत्र है, उन क्षेत्रों का लाभ कौन लेते हैं, ये उग्रवादी संगठन या जो चरमपंथी लोग हैं, उन भोले भाले लोगों का लाभ उठाते हैं, क्योंकि वो शिक्षित नहीं है। शिक्षित नहीं होने के कारण वो उसके दुष्परिणामों के बारे में नहीं जानते हैं और आसानी से उसमें क्या हो जाते हैं, शामिल हो जाते हैं। इस कारण ये समस्या हमारी क्या है, बनी है। ठीक है, एक तो है हमारा असंतुलित विकास, दूसरा है हमारी जो सीमाएं हैं। ठीक है, सीमाएं, ठीक है, उन सीमाओं के द्वारा वहां पर क्या है, कई तरह के जो अपराध हैं वो जन्म लेते हैं। जैसे आप देखते होंगे जो भारत पाकिस्तान है, जो भारत बांग्लादेश है, इन बॉर्डरों में आप लोगों ने देखा होगा कि जो सीमा पार से जो है आपका क्या है, चरमपंथी जो उग्रवादी लोग हैं हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा के साथ क्या करते हैं, खिलवाड़ करते हैं। कैसे, जो आपके, क्योंकि हमारी देश की जो सीमाएं हैं, बहुत बड़ा क्षेत्र हमारा भौगोलिक है, जहां पर भी भौगोलिक क्षेत्र होता है वहां पे बड़ी चुनौतियां होती हैं, क्योंकि जो पड़ोसी देश है वो आपके देश की सीमा से लगा हुआ होता है। और आप देखते होंगे भारत के पड़ोसी देशों से जो संबंध हैं बिल्कुल कटु हैं, चाहे उसमें कोई भी देश ले लीजिए, आप पाकिस्तान ले लीजिए, चीन ले लीजिए, अभी हाल ही में आपने देखा होगा नेपाल के साथ जो हमारी तनातनी रही, उसके अलावा बांग्लादेश के साथ रही, ठीक, श्रीलंका,
और उसके अलावा मालदीव भी 2017 से पहले हमें क्या दिखा रहा था, आंखें दिखा रहा था। इतना छोटा देश, और इतना छोटा देश नेपाल कई बार कहता है कि हमारी जो सीमा है वो लिपुलेख, ये धारचूला, ये सारा बेल्ट हमारा है, कहता है नेपाल। ठीक है, तो इसके कारण क्या होता है, जो हमारी चुनौतियां हैं जो भौगोलिक, ठीक, वो बड़ी हमको खतरे में डाल देती है हमारी आंतरिक सुरक्षा को। एक तो हमारी जो सीमाएं हैं, सीमा पार से जो हमारा उग्रवाद पनप रहा है हमारे देश में, वो हमारे लिए खतरा है। चाहे वो क्या हो, आपका पाकिस्तान से हो या आपका क्या है, बांग्लादेश से हो। आप देखते होंगे जो पूर्वोत्तर में जो समस्याएं हैं, जितनी भी समस्याएं हैं बांग्लादेश से आने वाली, देखिए वहां पे क्या है, नंबर एक, जो अवैध घुसपैठिए हैं, अवैध घुसपैठिए, ठीक है, अवैध रूप से जो वहां पे क्या होती है, आपकी घुसपैठ होती है, ये एक समस्या है। ठीक, इसके अलावा ये लोग क्या करते हैं, बिना वीजा के भारत में घुसते हैं, जिससे भारत के जो जनसांख्यिकी है वो भी प्रभावित होती है। अभी आपने देखा होगा बहुत सारे रोहिंग्या भारत में घुस आए थे, इससे पहले भी ये घुसते आए हैं, क्योंकि पूर्वोत्तर के कई राज्य जो हैं बांग्लादेश से मिलते हैं, तो ये लोग वहां से क्या है, अवैध घुसपैठ करते हैं। तो ये पूर्वोत्तर में अभी जो एक ताजा मामला है, अभी 2 साल पहले कोरोना से या कोविड से पहले आपने देखा होगा कि एनआरसी, ठीक है, एनआरसी का मामला आया था, लेकिन वो कोविड के कारण ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। तो यही मुद्दा था कि जो अवैध रूप से क्या है, भारत में घुस रहे हैं लोग या रह रहे हैं, इनको बाहर निकाला जाए। क्यों निकाला जाए? क्योंकि ये हमारी आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत बड़ी क्या हो गए हैं, चुनौती पैदा कर रहे हैं। ठीक है, बांग्लादेश से अवैध घुसपैठ है। ठीक, इसके अलावा जो क्या होता है, जो मादक पदार्थों की तस्करी, मादक पदार्थ, ठीक, मादक पदार्थ, क्योंकि क्या होता है, सीमाओं के जरिए, जैसे आप देखते होंगे जो भारत नेपाल बॉर्डर है, वहां से जो है आपका स्मैक है, ये कोकीन है, ये कई सारी चीजें जो है भारत में प्रवेश करती हैं। तो इससे क्या होता है, जो देश का जो सौहार्द है, जो देश में शांति व्यवस्था है, जो देश में सांप्रदायिक सौहार्द है, उसको बिगाड़ने की कोशिश की जाती है। ठीक है, इसके अलावा यहां पर क्या होती है, तस्करी भी होती है। तस्करी आपकी हथियारों की हो सकती है, तस्करी आपके मानवों की भी हो सकती है। ठीक है, तस्करी आपके अवैध रूप से जो सामान है उनकी भी हो सकती है। तो अलग अलग चीजों की यहाँ पे तस्करी होती है। तो ये जो सीमाएं हैं, ये भी क्या है, भारत में ये भी क्या है, हमारी आंतरिक व्यवस्था के लिए क्या है, खतरा उत्पन्न हो रही है, या ये कह सकते हैं कि ये हमारे लिए भी चुनौती है कि कैसे रोका जाए इसको। चाहे पाकिस्तान से आने वाला जो है आतंकवाद है, चाहे या ये बांग्लादेश इस एरिया से आने वाले शरणार्थी हैं, या आपके क्या है, एक चकमा विवाद था, आप लोगों ने देखा होगा, रोहिंग्या से पहले एक चकमा विवाद भी आया था। तो वो भी क्या है, शरणार्थी हैं जो पूर्वोत्तर के राज्यों में फैले हैं। तो ये चकमा विवाद भी क्या है आपका, ये भी हुआ था कि इन शरणार्थियों को वापस भेजा जाए बांग्लादेश। अब बांग्लादेश कहता है इनको हम वापस नहीं लेंगे। नहीं, आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि आपके गौरव जी कह रहे हैं कि घुसना बड़ी बात नहीं है, इनको एक्सेप्ट कैसे किया जा सकता है? आप लोग देखते होंगे कि आप जान नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ की वेशभूषा, यहाँ का रहन सहन, खान पान, बोली भाषा उन्होंने सब सीख ली है, आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए जो बीजेपी सरकार द्वारा क्या लाया गया था, एनआरसी लाया गया था। तो वो हालांकि अभी ठंडे बस्ते में है, आने वाले समय में आ सकता है। तो शरणार्थियों से या जो ये मादक पदार्थ तस्करी, घुसपैठ, इससे क्या है, हमें क्या चुला सकता है, छुटकारा दिला सकता है। ठीक है, तो सीमाएं हैं आपकी, तो सीमाओं की जो चुनौतियां हैं, इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, दूर करना पड़ेगा। ये हमारे लिए क्या है, लेकिन अभी वर्तमान समय में एक बहुत बड़ी क्या है, चुनौती है। इसके अलावा तीसरा है आपकी जो साइबर अपराध है, साइबर अपराध, इसको रोकना। देखिए वर्तमान समय में आप लोग जानते होंगे कि सब चीजें, जितनी भी आपकी इंटेलिजेंस से संबंधित सूचनाएं हैं या लोगों की सूचनाएं हैं, वो क्या हैं, सब किसके अंदर हैं, आपके कंप्यूटर के अंदर है, यानी कि एक सिस्टम में आपके क्या है, पैक हैं, जितने भी हैं। तो उससे क्या होगा, अगर किसी के हाथ हमारे क्या लग जाते हैं, ये आपके जो आंतरिक मामलों के जो जितने भी आपकी सूचनाएं हैं, अगर किसी के हाथ लग गई, ये हमारे लिए बहुत खतरनाक सिद्ध
हो सकते हैं। आप लोग देखते होंगे साइबर अपराध के द्वारा लोग दूसरे के अकाउंट से पैसे निकाल देते हैं, और कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं जैसे हैक कर दी जाती है साइट, वो वहां से जरूरी आपकी क्या है सूचनाएं इकट्ठी कर ली जाती हैं। तो इसको रोकना भी, ये भी एक चुनौती है कि कैसे आप क्या है साइबर अपराध को रोक सकते हैं। दूसरा एक और है जो वर्तमान में क्या है आपका सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया, देखिए सोशल मीडिया की बहुत सारी अच्छाइयां हैं, लेकिन कुछ इसके दुष्परिणाम भी हैं। दुष्परिणाम ये है कि कोई भी अफवाह बड़ी जल्दी सर्कुलेट होती है, तो इससे क्या हो आंतरिक सुरक्षा जो है आपके वो खतरे में पड़ सकती है। ये भी एक चुनौती है आने वाले समय में, इसको कंट्रोल किया जाए। जो फेक न्यूज चलती हैं आपकी, इन जो फेक समाचार हैं, जो झूठी सूचनाएं हैं, इनको कैसे रोका जाए, इसके लिए एक सिस्टम बनना चाहिए, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ी आपकी क्या है चुनौती है। जैसी आपके साइबर अपराध हैं वैसी क्या है सोशल मीडिया भी है। ठीक, इसके अलावा आपका मीडिया है, मीडिया। ठीक, इसके बाद बात करते हैं तो आपकी बात आती है राजनीतिक कारणों में। राजनीतिक कारण, ये भी एक चुनौती है। राजनीतिक कारण, देखिए राजनीतिक कारण क्या है आपके, राजनीतिक कारणों में आपके बहुत सारे कारण हैं। जैसे आप कह सकते हैं नंबर 1 लाल फीताशाही। लाल फीताशाही ये एक कारण है। ठीक, देखिए क्या है ना, लेड लतीफी होती रहती है आपके उसमें, आपके कार्य में। भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार, राजनीतिक स्वार्थ, राजनीतिक स्वार्थ। ठीक है, इसके अलावा दलगत राजनीति, दलगत राजनीति, दलगत राजनीति। तो ये जो जितने भी आपके राजनीतिक कारण हैं, देखिए जो राजनीति है अपने स्वार्थ के लिए क्या हो सकती है, कई बार जो है ऐसे आंतरिक मामलों के साथ क्या कर लेती है, समझौता कर लेती है। जो इससे समझौता करने के कारण क्या होता है, कई बार हमारी आंतरिक समस्याएं क्या होती हैं, उत्पन्न होती हैं। इसी के कारण जब हमारा क्या पनपा, नक्सलवाद पनपा, नक्सलवाद। ठीक है, चाहे माओवाद, 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 इसके पनपने का कहीं ना कहीं कारण आपका क्या था, राजनीतिक स्वार्थ भी था। जिसमें हमने कहा कि जो आपका जिस समय आपका जो नक्सलवाद नक्सलबाड़ी से कहाँ आया, करीमनगर आंध्र प्रदेश आया, और उसके बाद जब बस्तर वाले इलाके में जब ये शिफ्ट हो रहा था उस समय हमने कहा मध्य प्रदेश में तब दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री हुआ करते थे, और केंद्र में आपके अटल बिहारी प्रधानमंत्री हुआ करते थे। क्योंकि जो अटल बिहारी थे उस समय प्रधानमंत्री थे, उनकी जो मिलीजुली सरकार थी, गठबंधन की सरकार थी, वो उतनी स्ट्रांग नहीं थी, क्योंकि उसमें 24 दल आपके क्या कर रहे थे, सरकार में हिस्सा ले रहे थे। और जो दिग्विजय सिंह थे तो उन्होंने भी इतना ध्यान नहीं दिया, तो ये नक्सलवाद एक बहुत बड़ी समस्या बन गया भारत के लिए। ऐसी जब माओवादी समस्या आई तब भी जो राजनीति है उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए तो इसको पनपने दिया। तो ये कारण हो सकते हैं, आपकी लाल फीताशाही है, भ्रष्टाचार है, राजनीतिक स्वार्थ है और दलगत राजनीति है, जिसके कारण क्या है, ये क्या है हमारी आंतरिक सुरक्षा के लिए क्या है खतरा बन सकते हैं। इसके अलावा आपके सामाजिक कारण है। सामाजिक कारण, देखिए सामाजिक कारणों में यह भी एक चुनौती है। सामाजिक कारण, भारत में धार्मिक कट्टरवाद, भारत में क्या धार्मिक कट्टरवाद, कट्टरवाद ये एक प्रमुख समस्या है, इससे पार पाना होगा। धार्मिक कट्टरवाद के बाद कारण कई बार जो है देश में दंगे हो जाते हैं। ठीक है, तो इनको रोकना होगा, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसलिए भारत में जातिवाद ये भी एक समस्या है। ठीक है, जातिवाद आपने देखा होगा कि जातिवाद में ये जेपी नारायण का एक कोट है कि भारत में जाति ही क्या करती है, राजनीति करती है। तो भारत में जातिवाद, इसके अलावा क्षेत्रवाद, क्षेत्रवाद देखिए क्षेत्रवाद की समस्याएं भी हैं भारत में। क्षेत्रवाद क्या है, किसी क्षेत्र का ज्यादा विकास होना, किसी क्षेत्र का कम होना। तो कई बार ये भी होता है कि जैसे
जब हम अविभाजित उत्तर प्रदेश का हिस्सा थे तो उसमें यह कहा जाता था कि जो पहाड़ी राज्य हैं, पहाड़ी राज्यों का आपका क्या नहीं हो पाया, विकास नहीं हो पाया। इस कारण क्या है, हम एक अलग राज्य बनाकर दिया जाए। ऐसी जब छत्तीसगढ़ का क्या हुआ, अलग राज्य बना छत्तीसगढ़, ऐसी झारखंड बना, तो उनको ये लगा कि ये जो क्षेत्र विशेष है इसका विकास और अच्छी तरह से हो सकता है। आप लोगों को पता होगा जो छत्तीसगढ़ और झारखंड का इलाका है तो वहां पर क्या है, उसको भारत का रूढ़ प्रदेश भी कहा जाता है। वहां पे खनिज पदार्थों की बहुतायत है, तो वहां पर उनका जो आपका क्या है संशोधन है, या ये कहें कि जो वो संसाधन है उनका सदुपयोग तभी हो सकता है जब इनको अलग राज्य काटकर बना दिया जाए। ऐसी उत्तराखंड के लिए भी कहा जा सकता था कि उत्तराखंड में पर्यटन, वन और यहाँ पर भी जो खनिज है, जो आपका खनिज निकलता है, तो उसके लिए वन संपदा है, पानी बहुत अधिक मात्रा में है, तो इसका सदुपयोग यहाँ पर हो सकता है। ये तभी हो सकता है जब इसको क्या बनाया जाए, एक अलग राज्य बनाया जाए। लाल फीताशाही का अर्थ है कि इसको लेट लतीफी भी आप कह सकते हैं, क्योंकि क्या होता है कि कई बार आपका काम जो है रोक दिया जाता है बिना किसी कारणों के, तो उसमें क्या है लाल फीताशाही उसको कह सकते हैं। अफसरगिरी भी किसको कहते हैं कि लाल फीताशाही के कारण आपका काम क्या होता है, देरी से होता है और टाइम से वो नहीं हो पाता है। ठीक है, जिससे कई सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। ठीक, चलिए, ये तो हो गया आपका राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण, साइबर अपराध। ठीक है, और इसके अलावा हमने आपका पढ़ा कि जो भारत में गरीबी की समस्या, बेरोजगारी की समस्या, ये सारी चुनौतियां हैं, क्योंकि जहां जहां असंतुलित विकास होगा वहां वहां ये समस्याएं आपको देखने को मिलेंगी। ठीक, इसके अलावा आपका आतंकवाद, आतंकवाद ये भी एक प्रमुख समस्या है आतंकवाद की। देखिए, आतंकवाद आपका राज्य प्रायोजित भी हो सकता है और इसके अलावा कुछ संगठनों द्वारा चलाया भी जा सकता है। जैसे भारत में जो आतंकवाद है वो मुख्यतः प्रायोजित आतंकवाद है। जैसे हम ये कह सकते हैं क्योंकि ये पाकिस्तान द्वारा समर्थित है और जैसे जो आईएस है और इसके अलावा जो और आतंकवादी संगठन है वो क्या है, किसी राज्य द्वारा प्रायोजित नहीं है। उन्होंने अपना संगठन बना रखा है और उन जिस देश में वो रहते हैं, जैसे तालिबान है, उस देश के निवासी खुद उनसे क्या है, परेशान हैं। उस देश के निवासी उनसे क्या है, खुद परेशान हैं। ठीक है, तो इसलिए जो है आतंकवाद क्या है, राज्य प्रायोजित भी हो सकता है और आपका बाहर से भी चलाया जा सकता है और किसी संगठन द्वारा भी चलाया जा सकता है। लेकिन यह किसी भी देश के आंतरिक सुरक्षा के लिए एक क्या है, चुनौती है। ठीक है, तो ये हैं आपके प्रमुख जो चुनौतियां हैं जो आपको क्या है, परेशान करती हैं। ये आपकी आंतरिक सुरक्षा के लिए क्या है, प्रश्न चिन्ह है, जिससे क्या है कई सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जिसमें आप देख सकते हैं आपका क्या जिस नक्सलवाद, माओवाद जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसके अलावा एक और चुनौती है, वो है आपकी उग्रवाद की। उग्रवाद, देखिए उग्रवाद क्या होता है, उग्रवाद का आपने नाम सुना होगा, ये भी एक चुनौती है। जैसे आपको मिलिटेंट कहते हैं, मिलिटेंट, ठीक, मिलिटेंट आपने सुना होगा। उग्रवाद क्या होता है, जब क्या होते हैं किसी क्षेत्र विशेष के लोग, किसी क्षेत्र विशेष के लोग सरकार के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह करते हैं, शस्त्रों के साथ सशस्त्र विद्रोह करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं क्या, ये उग्रवाद है। ये भी हमारी क्या है, आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती है। क्योंकि क्या है ना, हथियार उठा लेना किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। किसमें समाधान नहीं है, एक स्वस्थ लोकतंत्र में यह समाधान नहीं है। इसके लिए आप क्या करेंगे, सरकार चुनते हैं, 5 साल बाद आपके पास क्या आता है, मौका आता है। आप क्या चुनिए, एक ऐसी सरकार चुनिए जो क्षेत्र विशेष की समस्याओं को क्या कर सकती है, दूर कर सकती है। ठीक है, तो उसके लिए लोकतांत्रिक समाधान है, इसके लिए आपका उग्रवाद नहीं है। तो उग्रवाद किसे कहते हैं, जब क्षेत्र विशेष के लोग अपनी समस्याओं को लेकर क्या करते हैं, सरकार के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, उग्रवाद कहते हैं। यह भी एक क्या है, हमारी आंतरिक सुरक्षा के लिए एक चुनौती है। उग्रवाद के बाद एक और होता है आपका विप्लववाद। ठीक है, विप्लववाद क्या होता है, जब किसी क्षेत्र विशेष के लोग, या ये कह सकते हैं जब क्षेत्रीय लोग या उस देश के लोग वहां की संविधान में आस्था नहीं रखते हैं, या उसके संविधान को मानने से मना कर देते हैं, वहां की कानून व्यवस्था को मानने से मना कर देते हैं, तो इसको बोला जाता है आपका विप्लववाद।
ठीक है, तो ये तो होगी हमारी चुनौतियां आंतरिक सुरक्षा के लिए। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि भारत में कौन कौन सी ऐसी एजेंसियां हैं या भारत सरकार के ऐसे कौन कौन से कार्यक्रम हैं जिसके द्वारा आंतरिक सुरक्षा को क्या किया जा सकता है, मजबूत किया जा सकता है। तो कौन कौन सी चीजें हैं, तो हम अलग अलग देखेंगे। एक तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, हमारी सेना है। ठीक है, तो हम सेनाओं की बात करेंगे। ठीक, तो सरकारी प्रयास आप इसको लिख सकते हैं, सरकारी प्रयास क्या है या सरकार क्या करती है इसमें, इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम सेना, हमारी सेना है। ठीक है, सेनाएं मजबूत हैं तो हमारी आंतरिक सुरक्षा भी क्या है, मजबूत है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास कई प्रकार की सेनाएं हैं। एक जो पहली सेना है जो सीमाओं की रक्षा करती है, और दूसरी सेना है जो क्या करती है, आंतरिक सुरक्षा की रक्षा करती है। जो सीमाओं की रक्षा करती है, तो इसमें जो है सीमाओं की रक्षा करने वाली वो क्या है, आपकी बीएसएफ। ठीक है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ये आपकी जो है पाकिस्तान और बांग्लादेश। ठीक है, पाकिस्तान और बांग्लादेश सीमा की क्या करती है, सुरक्षा करती है। भारत पाकिस्तान सीमा और भारत बांग्लादेश सीमा की, ठीक है, इसकी क्या करती है, रक्षा करती है। दूसरा आंतरिक सुरक्षा के लिए भी है, आपके जो है सीआरपीएफ है, ये आंतरिक है, आंतरिक जो सुरक्षा है आंतरिक के लिए, तो इसमें सीआरपीएफ। एक और लिख सकते हैं आप सीमा के लिए आईटीबीपी करके, आईटीबीपी। आईटीबीपी जो है भारत चीन जो सीमा है उसकी रक्षा के लिए बनाई गई है, भारत चीन। ठीक है, और भी हैं बहुत सारी आपकी आर्मी है, उसके बारे में नहीं बात कर रहा हूं मैं, जो स्पेसिफिक हैं, जो केवल स्पेसिफिक कर दिया गया है। जैसे बीएसएफ से कह दिया गया है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश सीमा की क्या करेगी, सुरक्षा करेगी। जो सीआरपीएफ है ये हमारी मुख्यतः जो है आंतरिक सुरक्षा के लिए होती है। इसके अलावा जो सीआरपीएफ है इसको नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भी लगाया गया था, जिसमें एक विशेष इसकी एक यूनिट बनाई गई थी जिसको हमने कहा था क्या, कोबरा। कोबरा, ठीक है, तो ये कहां थी, आपके नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में थी, वहां उनको नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भी किया जाता है। हाँ, एसएसबी नेपाल में भी है, एसएसबी जो है और जगह भी है, लेकिन स्पेसिफिक नहीं है एसएसबी की नेपाल से ही होगी करके, और जगह भी एसएसबी का है। ठीक है, वो क्योंकि हमारी जो नेपाल के साथ है वो खुली सीमा है, वहां पर ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप आ जा सकते हैं वहां पे। जैसे और देशों के साथ हमारी सीमाएं हैं तो इतना आसान नहीं है उसमें आना जाना, चाहे आप चीन के साथ देख लीजिए, चाहे आप पाकिस्तान के साथ देख लीजिए, चाहे आप बांग्लादेश देख लीजिए, तो इतने आसानी से आप जा नहीं सकते हैं, उसके लिए वीजा पासपोर्ट आपको सब चाहिए। लेकिन पाकिस्तान ये नेपाल के साथ आपकी ऐसी व्यवस्था नहीं है। कोबरा फोर्स, ठीक है। इसके अलावा जब दंगे हो जाते हैं तो दंगों के समय क्या है, ये किसके लिए थी, आपकी नक्सलवाद के लिए। ठीक है, इसके अलावा जब आपके क्या होते हैं, दंगे होते हैं तो उसमें क्या बुलाया जाता है, रैपिड एक्शन फोर्स, आरएएफ को बुलाया जाता है जब आपकी क्या होते हैं, दंगे होते हैं, रैपिड एक्शन फोर्स। इसके अलावा जब भी आपके चुनाव होते हैं, चुनाव के समय, ठीक, इनकी ड्यूटी लगती है जहां जहां पे चुनावी क्षेत्र है, यानी कि आंतरिक क्षेत्र का क्या है, आपका जितना भी आपकी सुरक्षा का जिम्मा है वो किसके कंधे पर होता है, सीआरपीएफ के कंधे पर होता है। इसके अलावा आपके होते हैं जो सेना में ही है जो एजेंसियां हैं, तो वो हैं आपके एनएसजी के कमांडो, ठीक है, एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के। ठीक, ये जो होते हैं ये आतंकवाद को रोकने के लिए हैं। ठीक है, आतंकवाद के विरुद्ध आप लोगों ने देखा होगा जब मुंबई में हमला हुआ था तो उस समय एनएसजी के कमांडो ने ही, ठीक है, किसके खिलाफ, उन आतंकवादियों के खिलाफ क्या मोर्चा लिया था। इसके अलावा आपका एनएसजी के अलावा एसपीजी है, ठीक है, जो कहाँ रहते हैं, जो आपके पीएम हैं उनकी सुरक्षा में रहते हैं। ठीक, जो एसपीजी के कमांडो हैं तो किस में रहते हैं, वो जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, जिसको दी जा सकती है, वैसे प्रधानमंत्री जी को ही दी जाती है। तो ये क्या है, आपके सेनाएं हैं जो क्या करते हैं, आंतरिक और बाह्य मोर्चे, दोनों मोर्चे पे देश की आंतरिक सुरक्षा और बाह्य सुरक्षा का जिम्मा सौंपते हैं। क्योंकि जब अगर की सीमाएं मजबूत होंगी तभी आपकी आंतरिक सुरक्षा भी क्या रह सकती है, सुरक्षित रह सकती है। इसके अलावा
आपकी कुछ गुप्तचर एजेंसियां भी हैं, गुप्तचर एजेंसी, ठीक है। तो इसमें प्रमुख जो एजेंसी है पहली वो है रॉ, रॉ, ठीक है। देखिए रॉ जो है आपके, ये देश के बाहर, देश की सीमाओं के बाहर अगर कोई भी भारत विरोधी गतिविधि होती है उसका पर्दाफाश किसके द्वारा किया जाता है, आपके रॉ के द्वारा किया जाता है, ठीक है। देश के बाहर अगर कोई भी भारत विरोधी गतिविधि होती है या भारत के खिलाफ कोई भी षड्यंत्र रचा जाता है तो वो क्या होता है, वो कौन देखती है, उसका रॉ देखती है, ठीक है, वो रॉ होती है। दूसरा है आपका आईबी, इंटेलिजेंस ब्यूरो, ठीक है। जो आपकी आईबी है ये आंतरिक क्षेत्र में, जो रॉ जो है कहां करती है, सीमा, देश की सीमाओं के बाहर करती है, वही काम जो है आपका आंतरिक क्षेत्र में कौन करती है, आंतरिक क्षेत्र में कौन करती है, आंतरिक क्षेत्र में आपकी आईबी करती है। यानी कि जो आईबी है, आईबी भी क्या है, आपकी एक गुप्तचर एजेंसी है जो आंतरिक क्षेत्र में कोई भी गतिविधि होती है तो उसके खिलाफ कौन करती है, काम करती है आईबी। आप लोग देखते होंगे पूरे देश में जहां भी आपके लोग रहते हैं, देखिए जो सर्विलांस होता है ना इसका, आईबी का बहुत तगड़ा है। आप लोग देखते होंगे जब आप गूगल में भी अगर कुछ सर्च करते हैं तो नीचे से आपकी लोकेशन आ जाती है, आप क्या सर्च कर रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं, उसमें आपको लगता है कि आप पे किसी की नजर नहीं है, लेकिन सर्विलांस इतना तगड़ा है आज की डेट में, अगर आप कुछ 2-4 बार किसी को सर्च कर दो किसी साइट पे तो उसके ऐड आने शुरू हो जाते हैं। वो जैसे ही आप चाहे यूट्यूब खोलेंगे, चाहे आप क्या खोलेंगे, गूगल खोलेंगे, तो उसी के ऐड, वही साइटें दिखनी शुरू हो जाती हैं आपको। देखिए आपको लगता होगा कि आप पे किसी की नजर नहीं है, लेकिन आपके ऊपर भी क्या रहती है, नजर रहती है। ये आप देखेंगे जो पर्यटक स्थल हैं, कभी आप इधर केदारनाथ, बद्रीनाथ इस एरिया में घूमने जाएं और 10-12 दिन रहें तो आप 10-1 दिन जो है क्या करें, एक ही एरिया में जाएं, मतलब आप एक बार ऊपर जा रहे हैं फिर नीचे आ रहे हैं, ये रोज का काम है आपका। आप 10-15 दिन ऐसा करें तो कुछ दिनों बाद जो है आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा वहां पे, ठीक है। आपको लगेगा कि मुझे कोई नहीं देख रहा है, क्योंकि ये क्या है, हिमालयी क्षेत्र है, जंगल का एरिया है, यहाँ कोई नहीं देख रहा है, ठीक है, क्योंकि वहां पर क्या रहती है, खुफिया तंत्र जो है वो हमेशा हावी रहता है, ठीक। इसके अलावा है आपका NIA, ठीक है। जो NIA है ये, इसकी स्थापना हुई थी आपके 2008 में। एक्चुअली ये इसलिए बना कि जो आतंकवादी गतिविधियां हैं, अगर कोई आतंकवादी गतिविधियां होती हैं, ये तो आपके अंतर्राष्ट्रीय सीमा से बाहर है, हमारी जो सीमा है देश की उससे बाहर है, और देश की सीमाओं के अंतर्गत आंतरिक क्षेत्र में कौन है, आईबी है। और जो NIA है आपका वो कहाँ है, वो आतंकवादी गतिविधियों के लिए है। अगर आतंकवाद से संबंधित अगर कोई क्या होती है, कोई षड्यंत्र, ठीक है, रचा जाता है भारत के खिलाफ, तो वहां पर NIA क्या हो जाती है, एक्टिव हो जाती है। तो ये क्या है, आपकी गुप्तचर एजेंसियां हैं। इसके अलावा इसके अलावा आपके जो हैं गुप्तचर एजेंसी के अलावा कुछ जांच एजेंसियां भी हैं। तो बात करते हैं अब जांच एजेंसियों के बारे में, ठीक है। जांच एजेंसी, कौन सी जांच एजेंसी है, जांच एजेंसी है आपके नंबर 1 CBI। CBI को आपको पता होगा, जो CBI है आपका ये प्रमुख जांच एजेंसी है। जब भी देश के अंतर्गत कोई भी घटना घटती है तो अगर जो लोकल पुलिस होती है, क्योंकि प्राथमिक जांच करने का अधिकार जो है लोकल पुलिस को है, तो पुलिस जांच करती है। अगर उस घटना की गंभीरता अधिक है तो उसके लिए CBI जांच की क्या की जाती है, संस्तुति की जाती है। तो ये कहा जाता है कि CBI उस घटना की क्या करेगी, जांच करेगी, ठीक। अगला है इसमें आपका ईडी। ईडी क्या करती है, प्रवर्तन निदेशालय का काम करती है, यानी कि प्रवर्तन निदेशालय है। देखिए देश में अगर किसी भी प्रकार का जो धन है अगर बाहर से अंदर आ रहा है, उसमें किसी भी प्रकार के आपकी क्या हो रही है, अनियमितता हो रही है, तो इसके लिए कानून बना है फेमा, ठीक है, फेमा, ठीक।
तो फेमा के तहत उसके खिलाफ क्या होती है, कार्रवाई होती है। उसको कौन देखता है, आपका ईडी देखता है। इसके अलावा आपकी होती है सीबीसी, ठीक है। सीबीसी भी क्या है, आपकी जांच एजेंसी है। तो ये क्या है, आपकी गुप्तचर एजेंसियां हैं। ये क्या करेंगे, कोई भी षड्यंत्र अगर रचा जा रहा है उसको देखेंगे। लेकिन जब घटना घट जाती है उसके बाद की जो जांच एजेंसियां हैं वो कौन है, आपकी सीबीआई, ईडी और सीबीसी। ये जांच करेंगी। अगर कोई घटना हुई है तो उसकी घटना की गंभीरता को देखते हुए इनके द्वारा जांच की जाती है। फिर इसके बाद जो आपका न्याय देने का कार्य है वो कौन करता है, न्यायालय करता है। ठीक है, ये तो होगी आपकी गुप्तचर एजेंसियां और जांच एजेंसी। इसके अलावा भारत सरकार द्वारा कुछ कानून भी बनाए गए हैं जो आपके क्या हैं, आंतरिक सुरक्षा के विषय पर आपके जो उसका क्या रहता है, नियंत्रण रहता है या उसको रोकने का प्रयास किया जाता है। तो कौन कौन से वो कानून हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो वो कौन कौन से कानून हैं, ठीक है, कानूनों की बात कर लेते हैं। पहले हमने सेनाओं की बात की, उसके बाद हमने कहा आपकी गुप्तचर एजेंसियां हैं, और गुप्तचर एजेंसियों के बाद हमने बात की कि आपकी क्या है, कुछ जांच एजेंसियां भी हैं। उसके अलावा कुछ कानून भी हैं। कानून कौन कौन से हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। बहुत सारे आपके निरोधक कानून बने जिसके द्वारा इसको रोकने का प्रयास किया गया और कहा गया कि अगर देश की अखंडता, एकता, असंप्रभुता, शांति, सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश की जाएगी तो इन कानूनों के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी। जो ये जितने भी कानून हैं इसमें आपकी जो है न्यायिक शक्ति जो हो जाती है खत्म हो जाती है। अर्थात आपके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं होगी, आपको अरेस्ट किया जाएगा, आप इसके खिलाफ अपील नहीं कर सकते हैं। आपका जो फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 22, तो वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। वहां पर आप किसी भी तरह का कोई भी क्या नहीं कर सकते हैं, अपनी पसंद का वकील नहीं रख सकते हैं, आप अपनी गिरफ्तारी का कारण नहीं जान सकते हैं। ये सारे हैं आपके, ठीक है। तो इसमें है आपके यूएपीए, ठीक है। इसके अलावा रासुका जिसको हम एनएसए कहते हैं, ठीक, रासुका जिसको एनएसए के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसके अलावा मीसा, टाडा, पोटा, ठीक है। तो ये कानून है आपके, ठीक। इसके अलावा मकोका, ये भी एक कानून है जिसके द्वारा इनको रोकने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए मीसा, टाडा, पोटा, मैकोका, अब इनका कोई अस्तित्व नहीं है। तो लेकिन जो आपका यूएपीए है इसको 2019 में इसमें संशोधन भी हुआ है, ठीक है। अगर कोई आपके अनलॉफुल एक्टिविटीज आप करते हैं तो उसको क्या करते हैं, इसके तहत गिरफ्तार किया जाता है। और रासुका है अगर आपकी आंतरिक सुरक्षा, ये अखंडता या किसी भी प्रकार को इसको क्या होता है, नुकसान होता है, लॉ इन ऑर्डर बिगाड़ने की कोशिश की जाती है, उसके खिलाफ आपके क्या किया जाता है, एनएसए के तहत, रासुका के तहत कार्रवाई की जाती है। और मैंने ये भी बताया था आपको कि जो वर्तमान समय में ये चर्चा में इसलिए है कि जो कोविड-19 है, कोविड-19 के समय आपका क्या हुआ, कोविड-19, देखिए जो एलआईयू है और सीआईडी है इसकी बात की जा रही है, ये राज्य स्तर की संस्थाएं हैं। देखिए हम पढ़ रहे हैं आंतरिक सुरक्षा का विषय, तो आंतरिक सुरक्षा आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का विषय है, संघ सूची का विषय है। तो हम संघीय जांच एजेंसियों की बात करेंगे अभी, ठीक है। हम क्या नहीं पढ़ेंगे, केंद्रीय सूची के जो विषय हैं, जो आपके राज्य सूची के विषय हैं उनके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। जैसे सीआईडी है, एलआईयू है, तो ये आपके देखते होंगे जो लोकल पुलिस है उससे जुड़े हुए हैं। तो ये आपका इंटेलिजेंस सिस्टम है जो ये राज्य सरकार का है। तो राज्य सरकार की बात नहीं हो रही है अभी, केवल क्या हो रही है, आपकी केंद्र सरकार की बात हो रही है। तो उसके लिए कानून है, यूएपीए है, एनएसए है, मीसा है, टाडा है, पोडा है, मोकोका है। तो इसमें कठोर कार्यवाही की जाती है, आपके न्यायिक अधिकार समाप्त कर दिए जाते हैं और आपको जो भी आपके फंडामेंटल राइट हैं जिसके बारे में आपको अपने उस कारण को जानने का अधिकार है कि जिसके तहत आपको क्या किया गया है, गिरफ्तार किया गया है, अपने पसंद का वकील रखने का या जो आपका विधि व्यवसायी है उसको रखने का अधिकार आपसे छीन लिया जाता है। इसके अलावा जो 24 घंटे बाद आपको निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने का जो नियम है वो भी आपका छीन जाता है आपके साथ, ठीक है। मतलब आप अपने अपराध के बारे में नहीं जान सकते हैं और आपको सीधे क्या कर लिया जाता है, अरेस्ट कर लिया जाता है। तो ये क्या है, सरकार द्वारा बनाए गए कुछ एजेंसियां हैं और कुछ कानून हैं जिसके द्वारा इस पर नियंत्रण रखने की कोशिश की जाती है।
अब इसमें एक प्रश्न और आता है कि ये प्रश्न ये बन सकता है कि कौन कौन से ऐसे सुझाव हो सकते हैं जिसके द्वारा आप, क्योंकि आपके सुझाव भी आमंत्रित होते हैं, तो आपको अगर प्रश्न आएगा कि सुझाव दीजिए, कौन कौन से सुझाव हैं, ठीक है। सुझाव में आप एक तो ये लिख सकते हैं कि आपकी जो लोकल पुलिस है, स्थानीय पुलिस है, स्थानीय पुलिस को क्या बनाया जाए, आधुनिक बनाया जाए। पुलिस को आपको क्या करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा। जब इसको आप अपडेट करेंगे या अत्याधुनिक, क्योंकि इतने संचार के सिस्टम हैं, इतनी तकनीकी आ गई हैं, आपको उनको क्या करना पड़ेगा, इससे लैस करना पड़ेगा। तभी क्या हो सकता है, आप आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे पर सफल हो सकते हैं, नंबर एक। नंबर दो, केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को इसके को जागृत करना पड़ेगा, जागरूक करना पड़ेगा कि आप जो है सुरक्षा का मुद्दा है उसको क्या करें, प्राथमिक स्तर पर रखें। यानी कि उसको आप टॉप लेवल पे रखें कि आपका जो प्राथमिक कार्य होगा वो क्या होगा, सुरक्षा का होगा। ये कौन करेगा, केंद्र सरकार किसको कहेगी, राज्य सरकारों को। केंद्र सरकार राज्य सरकारों को कहेगी, ठीक है। केंद्र सरकार राज्य सरकारों को कहेगी कि आप क्या करें, इसको प्राथमिकता के साथ रखें करके, ठीक है। एक तो ये हो गया। इसके अलावा जिस समय अगर पुलिस कोई भी अभियान को अंजाम दे रही हो, किसके खिलाफ, इस उग्रवाद के खिलाफ, इस जो भी है नक्सली घटना या किसी भी आंतरिक सुरक्षा के लिए जो खतरा बने हुए हैं उनके खिलाफ अगर कोई अभियान चला जा रहा है, तो समय समय पर या साथ में उसके क्या करें, एक आप डेवलपमेंट प्रोग्राम भी चलाएं, जिससे क्या हो, वो क्षेत्र क्या हो, पिछड़ा गरीब ना रहे। साथ साथ में जैसे एजुकेशन सिस्टम वहां पे चलाया जा सकता है, डेवलपमेंट प्रोग्राम वहां पे चलाए जा सकते हैं, ठीक है। तो जिससे क्या होगा, आपका अलग अलग जगह पर क्या होगा, ऐसा नहीं होगा कि वहां पर आपका अनबैलेंस्ड ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी या असंतुलित विकास आपको देखने का मिलेगा। इसलिए क्या होगा, उस क्षेत्र का विकास भी होता रहेगा और वहां पे उग्रवाद का सफाया भी होता रहेगा। इसके अलावा साइबर अपराध से निपटने के लिए, साइबर अपराध से निपटने के लिए साइबर सेलों की नियुक्ति की जाए, साइबर सेल बनाए जाएं। साइबर सेलों का क्या किया जाए, निर्माण किया जाए। साइबर सेलों का निर्माण किया जाए, जिससे क्या है, जो साइबर अपराध है वो खत्म हो। और जो आपकी सीमा सुरक्षा है, मैंने कहा एक बहुत बड़ी चुनौती है कि जो सीमा पार से होने वाला उग्रवाद है और मानव तस्करी है, मादक पदार्थों की तस्करी है, इसके अलावा अवैध घुसपैठ है, इसको कैसे रोका जाए। तो सीमा पर जो है आप क्या करें, सीमा पर क्या करें, अत्याधुनिक जो तकनीकी है उसका प्रयोग करके जो ये सीमा पार से जो चुनौतियां हैं उसको भी क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। जैसे सीमा पर क्या करें, आप तकनीकी का इस्तेमाल करें, ठीक है। जैसे कोई बता रहे थे अभी कमेंट सेक्शन में, कह रहे थे कि ड्रोन का इस्तेमाल कर सकते हैं वहां पे। इसके अलावा भी कई सारी तकनीकियां हैं, उनका प्रयोग किया जा सकता है। तो सीमा पर तकनीकी का प्रयोग कर सकते हैं। इसके द्वारा भी आप क्या कर सकते हैं, जो गतिविधियां हैं वहां पे, ऐसी एक्टिविटीज हैं जो क्या करते हैं, हमारी आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा हो सकती हैं, तो उनको क्या किया जा सकता है, रोका जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा एक और हो सकता है, वहां पर क्या बनाई जाए, प्रभावी रणनीति बनाई जाए, ठीक है। प्रभावी रणनीति बनाई जाए, जिससे क्या हो कि आप एक ऐसी रणनीति बनाए जिसके बाद क्या है, उसको इंप्लीमेंट करें, धरातल पे लाएं, जिससे क्या है, इस उग्रवादी, चरमपंथ, नक्सलवाद, माओवाद, आंतरिक सुरक्षा के लिए जो आपके खतरा बने हुए संगठन हैं, सदस्य हैं, लोग हैं, सोच है, इसको क्या किया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है, ठीक है। तो ये था हमारा जो साइबर सुरक्षा है, इससे जुड़ा हुआ टॉपिक। तो हमने इसमें पढ़ा कि आंतरिक सुरक्षा क्या है, इसके लिए कौन कौन सी चुनौतियां हैं, कौन कौन से कारण हो सकते हैं, इसके अलावा भारत सरकार इसके लिए कौन कौन सी तकनीकी का या कौन सी संस्थाओं का प्रयोग करती है, और उसके बाद हमने बात की कि इसके लिए कौन से सुझाव हो सकते हैं, ठीक है। और अंत में कुछ लोगों ने कॉपी सेंड की थी आपकी, तो उसमें मनीष बिष्ट हैं,
इन्होंने बहुत अच्छा लिखा है, बहुत सारे लोगों ने अपने पीडीएफ भेजी हैं। और मैंने फिर कहा है कि जब जब भी आप लिखें कि जो शब्द सीमा का है उसका ध्यान रखें, नंबर एक। और जो मैं पढ़ा रहा हूं सेम ऐसा ही ना लिखें, इसको क्या करें, कम करके अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करें। तो कुछ लोगों ने लिखा है, मैं उनके नाम ले रहा हूं, भेजा बहुत सारे लोगों ने है। इसमें मनीष बिष्ट हैं, उन्होंने बहुत अच्छा लिख के भेजा है। और इसमें एक शैलजा सिंह है, इन्होंने भी बढ़िया कोशिश की है, बहुत अच्छी कोशिश की है। और इसके अलावा अरुण, ठीक है, अरुण जी हैं, अरुण जी ने भी बहुत अच्छा लिखा है। पुष्कर जी बहुत बढ़िया लिखते हैं, ठीक है। इनकी लेखन शैली, लिखने का तरीका और हैंड राइटिंग, इनका सब कुछ अच्छा है। पुष्कर जी का आप लोग भी कोशिश कीजिए, बहुत अच्छा लिख रहे हैं। और पुष्पा रावत जी ने भी अच्छा लिखा है। इसके अलावा और लोगों ने क्या है, वही विस्तृत रूप में लिख के भेज दिया है 4-5 पेज। तो ऐसा ना लिखें प्लीज। और उसके क्या करें, आप केवल आपका 25 शब्द सीमा और 100 शब्द सीमा का क्या रखें, ध्यान रखें और उसी के अनुसार लिखें, ठीक है। जैसे ये इन लोगों ने लिखा है, क्योंकि क्या है, ये आपके लिए ही है। और आप कोशिश कीजिए, बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हैं, लिखा अच्छा है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन आपने ऐसे लिख दिया है जैसे ऐसे लिखते हैं। तो सारी जो जितने भी प्रश्न हैं, अगर आप ऐसे के तौर पर लिखेंगे तो फिर वो समझ में नहीं आएगा कि 25 शब्द सीमा क्या है और 100 शब्द सीमा क्या है। तो जब ऐसे का लिखना होगा तो आप निबंध के तौर पर लिख सकते हैं, और बाकी जो है आप किसके तौर पर लिखें, जो आपकी 25 शब्द सीमा है और जो 100 शब्द सीमा है उसी के अंतर्गत लिखने की कोशिश करें, ठीक है। और आप लिखते रहिए, बहुत बढ़िया लिख रहे हैं। और एक नए टॉपिक के साथ एक बार फिर कल आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।